नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे होंगे। नवरात्र का पहला दिन और माता रानी की आप सबके ऊपर बहुत सारी कृपा बने ताकि आप इस बार सफलता के कदम को चूम लें। निश्चित रूप से जब इरादे मजबूत होते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। बस जरूरत है तो केवल अपनी कमियों को सुधारने की। मैं बार बार यही आपसे कहता हूं कि जब तक हम अपनी कमी को सुधारेंगे नहीं तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और उस कमी को सुधारने के लिए सबसे पहले कमी की पहचान होना भी जरूरी है। और कमी की पहचान कैसे हो पाएगी? जब आप जो भी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि इस एग्जाम रूपी समर में आपको टकराना है तो प्रश्नों से टकराना है, तो क्यों ना एग्जाम के पहले हम उन सभी प्रश्नों पर अभ्यास कर लें जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं, जो प्रश्न हमसे छूट रहे हैं, उन पे विचार कर लें ताकि एग्जाम में उनसे भय ही खत्म हो जाए। तो देखिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से मूल्य निर्धारण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, उन सब पे चर्चा करने के लिए देखिए मैं एक चीज आपसे रोज बताता हूं, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो आए हुए हैं, ठीक, और मैं और व्याख्या कर दूंगा ताकि वो कभी भी दिक्कत में ना आए। चाहे कितना भी बदलने का प्रयास करे आयोग, लेकिन आप उसका आंसर दे पाए, ठीक है। तो आइए, एग्जाम टाइम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा आप सभी को ले चलता हूं अर्थशास्त्र की दुनिया में, और टॉपिक का नाम है मूल्य निर्धारण। क्या नाम है? मूल्य निर्धारण। देखिए, पहला ही क्वेश्चन लगा है। निश्चित रूप से ये सब आप पढ़े हैं, ठीक, ये पढ़े हैं। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं टॉपिक पढ़ाना, लेकिन अभी टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो फिर इसी से संबंधित रिवीजन कर लीजिए, काम हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बांट दिया जाए तो मांग की लोच होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, टीजीटी 2004 में ये आया था। अब ये कैसे आ सकता है मैं आपको ठीक, और इसके 3 प्रकार हो सकते हैं पूछने के, ठीक है, 3 तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है जिसमें क्रेता भी बहुत हो और विक्रेता भी बहुत हो। क्रेता और विक्रेता बहुत जिस बाजार में होते हैं उसे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, कि कोई किसी का दबाव नहीं हो, जिसका जहां मन करे जो खरीदे और जिसका जो मन करे सो बेचे। समझ में आई बात? लेकिन कीमत ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा कोई, कारण कि कीमत अगर ऊपर नीचे करेगा तो उसके बिकेगा ही नहीं, क्योंकि बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं, ठीक। तो सब लोग एक ही कीमत, एक ही तरह की वस्तु बेचते हैं। ऐसी बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। तो उसी में कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला कर, आप जानते हैं जो भी वस्तु, अभी उत्पादन आपने देखा, उत्पादन होता है, उसमें जो भी वस्तु बनती है तो उसकी लागत के अतिरिक्त टैक्स भी उस पर लगता है। तो वही कह रहा है कि वो कर अगर कीमत में जोड़ा जाएगा, ठीक है, कर कीमत में जोड़ा जाएगा तो कितना जोड़ा जाएगा कि उसकी बिक्री पर असर ना पड़े, यही बात है। तो वही कह रहा है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बटा अगर है तो जान लीजिएगा लोच जो है उस वस्तु की इकाई के बराबर है। क्या है? इकाई के बराबर। अभी मैं और बात आपको समझा देता हूं, ठीक। लोच क्या है? इकाई के बराबर, आप समझेंगे, इकाई के बराबर। ऐसा क्यों? आधा आधा बांट रहा है, ठीक। कर अगर आधा आधा बटा है तो इकाई। यही प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है फिर कि यदि किसी वस्तु की बाजार में लोच इकाई के बराबर है तो लगने वाला कर किस पर अधिक होगा? क्रेता पर अधिक होगा, विक्रेता पर अधिक होगा, या दोनों पर बराबर होगा? ये प्रश्न ऐसे आ सकता है। क्लियर? तो इसको पूरी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, जब ईपी
ईपी इकाई के बराबर हो, ईपी क्या हो, इकाई के बराबर हो, तो कर जो लगाया जाएगा ये बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर किस पर, क्रेता और विक्रेता पर, विक्रेता पर। क्लियर। यदि देखेंगे, यदि ई पी क्या है, अधिक है, ईपी अधिक है इकाई से, मतलब मांग की लोच अधिक है, मांग की लोच अधिक है, तब ज्यादा भार कर का किस पर पड़ेगा, विक्रेता पर पड़ेगा, विक्रेता पर। क्योंकि जैसे कर बढ़ाएगा वो टैक्स में जोड़ेगा, वैसे उसकी बिक्री क्या हो जाएगी, अन्य जगह शिफ्ट हो जाएगी, वह वस्तु बिकना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है। यदि ये है तो किस पर, विक्रेता पर, कर का भार विक्रेता पर अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। यदि ईपी कह दे, इस स्थिति में है, मतलब मांग की लोच क्या है, इकाई से कम है, मांग की लोच इकाई से कम है, तो क्रेता पर पड़ेगा, कर का भार क्रेता पर अधिक पड़ेगा, क्रेता पर अधिक पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक। अगर कह दे मांग बेलोच है, ठीक है, मांग क्या है, बेलोच, ईपी क्या है, बेलोच है, बेलोच, तब संपूर्ण भार कौन वहन करेगा, संपूर्ण भार क्रेता वहन करेगा। क्योंकि एक ही विक्रेता, आप समझिएगा, बाजार में क्या है, एक ही विक्रेता है, वो जितनी मन करे उतनी कीमत ले, क्रेता को खरीदना है तो खरीदना है। ठीक है। बेलोच है तो संपूर्ण कर किस का भार क्रेता पर पड़ेगा, क्रेता पर पड़ेगा। बहुत आसान भाषा में समझिए भाई, ये एक पूरा टॉपिक, एक प्रश्न यहां से एकदम जान लीजिए डन है, आता ही है। और यदि क्या है, ईपी बराबर अनंत है, क्या है, अनंत, ठीक, तब संपूर्ण कर का भार किस पर पड़ेगा, संपूर्ण कर का भार किस पर पड़ेगा, विक्रेता पर, क्रेता पर। संपूर्ण कर का भार किस पर पड़ेगा, विक्रेता पर। तो ये जान लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे फिक्स होगा, टीजीटी पीजीटी कहीं भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आगे अगला है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं। ठीक, ए बी ऐसे लिखा ऑप्शन, बी सी और डी। ठीक है। देखिए यहां लिखा गया है ED बराबर AR अपॉन MR माइनस AR। फिर B वाला लिखा है ED बराबर, ये ED मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी, मांग की लोच। ठीक है, AR माइनस MR। ठीक है, यहां लिखा गया है ED बराबर MR अपॉन MR माइनस AR। ठीक है, फिर यहां लिखा है ED बराबर MR AR माइनस MR। ये देखिएगा, AR MR आप जान रहे होंगे। AR मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, औसत आय। MR मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, अर्थात सीमांत आय। ठीक है, तो सीमांत आय और औसत आय में संबंध से संबंधित ये सूत्र है। पूछ रहा है सीमांत आय, सीमांत आय, औसत आय, औसत आय, और कहां, सीमांत आय, औसत आय और मांग की लोच में संबंध, मांग की
लोच में संबंध क्या है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन आप लगा लीजिए, कौन सा सही है, डी। कौन सा सही है, अरे डी कह रहे हैं, बी आपका, ठीक है। क्या आप अगर याद करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से समझ में आएगा आपको जो पढ़ाएगा जाएगा, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाइए जहां ए एक साथ हो, ठीक है, ऊपर, वही सही हो जाता है। ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, ए आर अपान ए आर माइनस क्या, एम आर, यही सही होता है। ए आर ऊपर, ए आर में से एम आर घटेगी तो ये निकल जाएगा। इसको अगर पक्षांतर आप मैथ थोड़ा सा जानते हैं तो हर चीज निकाल सकते हैं। इसी में से एम आर भी पक्षांतर करके देखिए, एम आर अगर पूछेगा तो ए आर उसके गुणे में हो जाएगा, और यहां बटे में है तो ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये प्रश्न है आपका, ठीक। आपने देखा क्या, ईडी बराबर ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हैं। अब इसी में से आपको पूछ दे क्या कि ए आर बराबर क्या होगा, ए आर बराबर क्या होगा, तो देख लीजिएगा। अगर मैं थोड़ी सी आपको आती है तो आप पक्षांतर कर लेंगे। ए आर बराबर होगा एम आर ब्रैकेट में, ठीक है, क्या, ई माइनस वन, वही ई डी, ई ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर? यदि इसी को पूछ देता है एम आर बराबर क्या होगा, एम आर बराबर क्या होता है, ये तो ए आर बराबर हो गया, ठीक है। क्या होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, एम आर बराबर ए आर ब्रैकेट में ई माइनस वन अपान ई, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये पक्षांतर बस किया गया है और कुछ भी नहीं है। ये चाहे पूछ दे, चाहे ये पूछ दे, चाहे ये पूछ दे, ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई आएगा जरूर। ये 100% लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा जब क्वेश्चन आएगा। हम लोग यही सब किए हैं, पता किए हैं भाई कैसे क्वेश्चन आता, किस टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तब सिलेक्शन हो पाया। कह रहा मांग की लोच ई, औसत आय ए आर और सीमांत आय एम आर के बीच क्या संबंध है। अभी ये क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताइए। देखिए स्वरूप बदल गया, ऊपर नीचे ना पूछ के सीधे सीधे पूछ दिया है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा, इसको अगर बदलेंगे ना वही आएगा। देखिए ई डी कर दे या ई कर दे, ई बराबर ए आर अपान बीच में लगा हुआ है ए आर माइनस एम आर। क्लियर? हाँ, आइए आगे। अगला है कि विकुंचित मांग वक्र का निहितार्थ निरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है। शब्द कठिन ले लिए हैं लेकिन प्रश्न कठिन नहीं है। विकुंचित मांग वक्र का निहितार्थ निरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है किससे? सीमांत आय वक्र से, कुल आय वक्र से, या सीमांत लागत वक्र से, या कुल लागत वक्र से। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। तो आपको पता है कि जो विकुंचित मांग वक्र है, ठीक है, विकुंचित मांग वक्र है वो किससे संबंध रखता है? यमार वक्र से, यमार वक्र से। और विकुंचित मांग वक्र का जो संबंध होता है वो अल्पाधिकार से होता है। किसका? अल्पाधिकार से। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है विकुंचित मांग वक्र किस बाजार से संबंधित है? तो अल्पाधिकार बाजार से संबंधित है। अल्पाधिकार बाजार कौन दिया था? तो आपको पता है रॉबिन्स ने, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता
पूर्ण प्रतियोगिता करें। एकाधिकारिक प्रतियोगिता कौन दिया था? चैम्बरलिन ने। दोनों, एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं और एक अमेरिका के, ठीक है। दोनों लोग एक ही तरह की बात कर रहे थे, क्योंकि न पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में होती है, न एकाधिकार होता है, दोनों की बीच की स्थिति होती है। एक का नाम एक ने दिया अल्पाधिकार और दूसरे का नाम दिया क्या? एकाधिकारी प्रतियोगिता, ठीक है। चलिए, जब आएगा तो मैं उसको बताता रहूंगा। खैर, 2 प्रश्न आपके यहां क्लियर हो गए। आगे कह रहा है विकुंचित मांग वक्र किस बाजार की प्रतियोगिता से संबंधित है? विकुंचित मांग वक्र, देखिए तुरंत प्रश्न आ गया, अल्पाधिकार से। अल्पाधिकार वह बाजार होता है जिसमें कुछ क्रेता और कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है। कुछ विक्रेता समझ लीजिएगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते। समझ में आ रही बात? जैसे आप देखेंगे इस समय सब चीजों में अल्पाधिकार है। सारे लोग एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक ही तरह के हैं, एक ही नहीं है। जैसे दांत साफ करने वाला अगर पेस्ट ले लीजिए तो क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, डाबर है, दंत क्रांति है, सेंसोडाइन है। इस तरह की तमाम सारी कंपनियां बना रही, सबका वर्क है दांत साफ करना, लेकिन सभी लोग रंग, कलर, स्वाद के अनुसार एक दूसरे से अलग भी हैं, लेकिन सब दांत साफ करते हैं, इसलिए प्रतियोगिता भी है। ज्यादा कीमत हो जाएगी तो एक लोग खरीदना बंद कर देंगे। हाँ, किसी को टेस्ट के, किसी को कलर को, किसी को स्वाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर करके लोग, एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता, दोनों बात है। अपने प्रोडक्ट में एकाधिकारी हैं, लेकिन उसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो प्रतियोगिता में भी हैं। समझ में आई बात? इसी आगे आएगा तो और आपको बता दिया जाएगा, फिर समझ में आ गया होगा, ठीक। हाँ, आगे अगला देखिए, कह रहा है निम्न में से किस समीकरण को वालरस का नियम कहते हैं? वालरस का नियम, ठीक है, आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। ये समीकरण आपको दिख रहा होगा, तो आप ये स्पष्ट थोड़ा सा दिख रहा है, जान गए होंगे। ये देखिए सिग्मा है, क्या है? सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। ऊपर n है, I बराबर I, I बराबर I नहीं, I बराबर 1, ठीक, I बराबर 1, ठीक। इसके बाद यहां P यस, ठीक है, P यस दिया है। थोड़ा सा मैं यहीं पर चटक कर देता हूं, यहां लिखने में दिक्कत होगी, नहीं तो उधर लिख देता हूं। फिलहाल देखिए, ये आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आप जान लीजिएगा क्या है, दिख तो रहा है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या? n सिग्मा I इज इक्वल टू 1, पी आई एस आई इज इक्वल टू n सिग्मा I बराबर 1 पी आई और डी आई। तो यही आपका वालरस का नियम कहलाता है, वालरस का नियम। यहां इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाया जा सकता, बस आप कुछ कुछ चीजें याद कर लेंगे इस समय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे है किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। जैसे किसी वस्तु की मांग का जो सिस्टम है वही टोटल किसी वस्तु की पूर्ति का भी सिस्टम है, ठीक है। वस्तु का वास्तविक उत्पादन नहीं, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक नहीं, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक नहीं। सबसे सटीक आंसर क्या है? समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु जो भी प्रस्तुत वस्तु है उसी को हम पूर्ति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है स्टॉक के रूप में या कुछ भी, जब तक उसका कीमत नहीं पता है एक निश्चित समय पर, तब तक आप उसको नहीं बेच सकते। तो समय और कीमत ये जरूर होना चाहिए, तभी कोई वस्तु मांग बदल सकती है, तभी कोई वस्तु पूर्ति में बदल सकती है। समझ में आई बात? तो सबसे सटीक आंसर ये क्या है? ये है। आगे कह रहा है कि चित्र में निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सीमांत उत्पादकता दिखाता है? कौन सीमांत उत्पादकता दिखाता है? यह एक ग्राफ देकर कैसे पूछ दिया है? ए बी बी सी और इस तरह से। तो जल्दी से बताइएगा, आप बहुत पढ़ लिए हैं इसको, देखिएगा
क्या सीमांत उत्पादकता को दिखा रहा है? ये आपका ए है, ये ए है, ये कलर ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ओ है और डी है। अब यही संबंध पूछा है, तो इसका देखिए बी सी अपान ए सी, ठीक है, बी सी अपान ए सी अगर है, यही सही है आंसर। यही सीमांत उत्पादकता को दिखा रहा है। किसको? सीमांत उत्पादकता को। प्रति इकाई उत्पादन का मतलब सीमांत उत्पादकता। आगे कह रहा है कि मार्शल एवं बालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। मार्शल और बालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। कौन सा कथन सही है, इसकी बात करनी है। आइए देखिएगा, कह रहा है कि मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानता है। मार्शल एवं वालरस से अलग अलग आधारों पर विश्लेषण किया है। मार्शल एवं वालरस ने, यहां चाहिए, यहां ने होगा, ठीक है। मार्शल का विश्लेषण वैज्ञानिक है एवं वालरस का अवैज्ञानिक है। वालरस का विश्लेषण वैज्ञानिक है एवं मार्शल का अवैज्ञानिक है। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि कौन सा सही है। तो एकदम सही है, अवैज्ञानिक वैज्ञानिक कह ही नहीं सकते, ठीक है। पहला ऑप्शन कि मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानते हैं, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। इन्हीं दोनों को लेकर भिन्नता है, बाकी चीजें क्या है, ठीक नहीं है उस हिसाब से। कह रहा है कि आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्थिक सिद्धांतों में मार्शल ने ही इसका विचार दिया है, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? मार्शल। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मांग का नियम, मांग की लोच, ये सभी विचार किसके हैं? मार्शल के हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है तटस्थता वक्र से, लॉरेंज वक्र से, आय उपभोग वक्र से, या कीमत उपभोग वक्र से। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, तो का उपभोक्ता के मांग वक्र को कहां से प्राप्त किया जा सकता है? तो कीमत उपभोग वक्र, ठीक है, कीमत उपभोग वक्र, कीमत उपभोग, पीसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीसी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ता के अतिरेक की मात्रा सामाजिक कल्याण की अवस्था को दिखाती है। उपभोक्ता अतिरेक व्यापार के लाभों के कुल योग का मापक होता है। और तीसरा है, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। बाजार मांग का क्षैतिज होने की स्थिति में उपभोक्ता अतिरेक नहीं होता। जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो आंसर मिलेगा इसका, ठीक। हाँ, देखिए, पहला नहीं, दूसरा ये भी नहीं, तीसरा ये भी नहीं। मांग, बाजार मांग वक्र क्षैतिज होने की स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक नहीं होता। जब बाजार मांग वक्र क्षैतिज होता है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उपभोक्ता के पास कोई बचत नहीं होती। यही सबसे सही है, ठीक है। कह रहा कि मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। मांग की आड़ी लोच, ठीक, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो मांग की लोच की अवधारणा ही मार्शल ने प्रस्तुत किया है, और इसलिए चाहे आड़ी लोच हो चाहे तिरछी लोच हो, उस सभी की अवधारणा कौन प्रस्तुत करेगा? मार्शल करेंगे। पूछने का स्वरूप, तरीका बदल गया तो आप सोचने लगेंगे भाई वो हो सकता है कि ना हो। यदि दीर्घकाल बाह्य अमितव्ययिताओं से अधिक हो तो पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग का पूर्ति वक्र का स्वरूप कैसा होगा? 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। पूर्णतः लोचदार होगा, पूर्णतः बेलोच होगा,
ऋणात्मक ढाल वाला होगा और धनात्मक ढाल वाला होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। ठीक, यदि दीर्घकाल बाह्य मितव्ययिताएं बाह्य अमितव्ययिताओं से अधिक हैं, ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग का पूर्ति वक्र कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला होगा। कैसे ऋणात्मक ढाल वाला होगा? इसको आपको तालिका के द्वारा समझाना पड़ेगा और आप अगर इसको समझेंगे हैं तीनों बाजार को, ठीक, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर या शून्य है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीमांत आय कब क्या शून्य होती है? सीमांत आय कब शून्य होती है? जब मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। उसी समीकरण जो इसके पहले बताया गया था उसी में रख दीजिएगा, ये शून्य हो आ जाएगा। क्या? शून्य आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का मामला जब शून्य होता है तो अपने आप नीचे का मामला क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, हाँ, उसी समीकरण से यह क्वेश्चन है। आगे है कि किस बाजार संरचना में किसी फर्म का मांग वक्र, उसका औसत आगम वक्र व सीमांत आगम वक्र भी होता है। ठीक है, हाँ, कह रहा है किस बाजार संरचना में मांग वक्र, औसत आगम वक्र और सीमांत यानी MR और AR दोनों बराबर कब होता है? तो आप देखे हैं जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो MR बराबर AR होता है, MR बराबर AR होता है। ठीक है, ये आपने देखा है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में MR बराबर AR होता है, जबकि यदि अपूर्ण प्रतियोगिता है या एकाधिकार है तो आप देखेंगे AR और MR का स्वरूप इस तरह से होता है और हमेशा AR के नीचे क्या होता है? MR होता है। AR के नीचे क्या होता है? आपका MR होता है। क्लियर? ये एकाधिकार इसको कह लीजिएंगे, अधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता भी। थोड़ा सा इसका ढाल कम बेसी हो जाता है लेकिन स्वरूप यही होता है। और ये किस में होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता में। क्लियर? तो इसका जवाब होगा पूर्ण प्रतियोगिता। बाकी तीनों में इस तरह का होता है, बाकी तीनों में इस तरह का होता है, बस ढाल अलग अलग होता है। कह रहे कि लर्नर द्वारा दिया गया एकाधिकार कोटि का सूचकांक क्या है? लर्नर ने जो दिया है एकाधिकारी कोटि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जान लीजिए, ये भी आता है, आप इसको जानिए। क्या? तो आप देखिए किसका पूछा है? लर्नर का। देखिए, लर्नर क्या P माइनस MC अपान MC या P माइनस MC अपान P या P माइनस MR अपान P या P माइनस AC अपान AC? तो आपको मैं बता दूं कि जो लर्नर महोदय थे, ठीक है, इन्होंने जो सूत्र दिया था P माइनस MC अपान P माइनस MC अपान P, ठीक है, ये सूत्र दिया था। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा निश्चित जाता है। ठीक है, ये देखिए किस ऑप्शन में है? P माइनस MC अपान P, ये सही। ठीक है, P माइनस MC अपान C। मार्जिनल कास्ट की बात कर रहा हो। ठीक है, मार्जिनल कास्ट और कीमत में क्या संबंध होता है?
कीमत और सीमांत लागत में क्या संबंध बता रहा है? कीमत और सीमांत लागत, सीमांत लागत याद रखिएगा, यह संबंध होता है। ठीक, आगे कह रहा विकुंचित मांग वक्र की धारणा को किसने विकसित किया था? चैम्बरलिन, सैमुअल्सन, मार्शल, पाल्स्वीजी या चैम्बरलिन, या क्या? चारों मैंने पढ़ दिया है। तो चैम्बरलिन, सैमुअल्सन, पाल्स्वीजी या मार्शल। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया है, ठीक है, कि चैम्बरलिन ने क्या दिया है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता इनका है। सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, ठीक है। मार्शल का मांग का नियम, मांग की लोच, ये सब दिए हैं। ये है आंसर किसका? पाल-यंग-स्वीजी, विकुंचित मांग वक्र, ठीक है, विकुंचित मांग वक्र। आइए आगे कह रहा है एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त होती है। एक वस्तु बाजार में संतुलन की क्या शर्त होती है? जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं वहीं बाजार का संतुलन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने लगा दिया। 2004 में आया था। संतुलन कहां होता है? जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है, उसी पर बाजार का संतुलन होता है। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? जल्दी से बताइएगा। कीमत नेतृत्व मॉडल, बामल का बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, एजवर्थ मॉडल या कुर्नो मॉडल? ये भी आप पढ़े होंगे, जल्दी से बताइएगा कौन सा। तो आप जानते हैं प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मान लेता है, इसको कहते हैं कुर्नो मॉडल। क्या कहते हैं? कुर्नो मॉडल। क्या? कुर्नो का मॉडल। आगे कह रहा है कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल कीमत नेता अपना लाभ अधिकतम करता है, संयुक्त लाभ अधिकतम किए जाते हैं, कोई भी अपना लाभ अधिकतम नहीं कर पाता, प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करती है। कीमत नेतृत्व मॉडल में सबसे सही क्या है? जल्दी से बताइएगा। कह रहा है केवल कीमत नेता, जो कीमत निर्धारित करता है वही अपना लाभ अधिकतम करता है। कीमत नेतृत्व का मतलब ही होता है नेता, ठीक है, जो नेतृत्व करे उसे नेता कहते हैं। कुर्नो मॉडल की मुख्य अवधारणा क्या है? फिर वही आ गया, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है, ठीक है। प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मान लेता है, लाभ को, लागत को नहीं, पूर्ति को स्थिर मान लेता है। किसको? पूर्ति को, यानी पहला सही है, पूर्ति को स्थिर मान लेता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुर्नो मॉडल की मुख्य अवधारणा, ये तो हो गया। बाजार की अपूर्णता की कोटि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बाजार की अपूर्णता, बाजार की अपूर्णता। अभी इसी तरह का क्वेश्चन आया था, यही आया था, देख लीजिए, ध्यान से देखिए तो P माइनस MC अपान P, P माइनस MR अपान E, P अपान E और E अपान P। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। और अभी ये प्रश्न दोहराया गया, जान लीजिए, आया था वो दूसरे तरह से छपा था और ये दूसरे छपेगा क्या? अगर ये सब आप क्लियर कर लिए तो यही सब आना है, बस धैर्य से एग्जाम देना। अर्थशास्त्र एक बार अगर आप समझ लेंगे तो भूलता नहीं है, भूलता नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। ये क्या? अपूर्णता की कोट, ये भी ध्यान रखिएगा, अपूर्णता की कोट। कभी कभी ये देकर ये पूछ लेता है, ये क्या? एकाधिकार या पूर्णता या पूर्ण प्रतियोगिता की कोट क्या व्यक्त करता है? AR और MR
तथा मांग की लोच के संबंध को दर्शाया गया। फिर ये क्वेश्चन देखिए दूसरे रूप में पूछा गया है, प्रश्न वही है, रूप या तरीका अलग हो गया। आप ध्यान दीजिए कि क्या मैंने आपसे बताया था, ए और ए एक सीध में हो, ठीक है। अगर इसको आप लिखेंगे किसी को इसमें से, तो आप देख गए होंगे यही सही हो, ये नहीं, देखिए ये सही आपका होगा सी वाला। इसको लिखेंगे तो ई डी बराबर ए आर अपान ए आर माइनस एम आर होगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठ गया होगा तो ऐसे लिख कर देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और वो शून्य वाला जो पूछा गया था इसी में रख के देख लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे कह रहा औसत उत्पादन लागत वक्र एपीसी और औसत विक्रय लागत एएससी को किस प्रकार जोड़कर हम कुल औसत लागत वक्र एसी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही घुमाऊ लग रहा क्वेश्चन लेकिन आसान है, घुमाऊ लग रहा है लेकिन क्या है, आसान है। जल्दी से बताइएगा। आंसर दीजिए इसका। कह रहा है कि क्षैतिज रूप में, लंबात्मक रूप में ए और बी दोनों में से किसी भी प्रकार नहीं, उपयुक्त में से कोई। तो देखिएगा जब औसत लागत वक्र एपीसी और औसत विक्रय लागत वक्र एएससी को किस प्रकार जोड़कर हम व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको लंबात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे दिखाएंगे, इस पे ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। इस तरह से सबको जोड़कर दिखा सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा, लंबात्मक। ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, जान लीजिए टीजीटी में पूछा गया था, ठीक। समझने का प्रयास करिएगा। आगे कह रहा है कि एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है। एकाधिकारी कब असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, उपयुक्त कोई। देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एकाधिकारी आप जान रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊं, लाइब्रेरी इलाहाबाद से लेकर दिल्ली से दौलताबाद, कानपुर, हर गांव देहात में लाइब्रेरी का जो बिजनेस था जब खुलने लगी तो एक मार्केट में जब एक खुली तो उसकी फीस कुछ और रखी गई। जब उसने ज्यादा लाभ कमाना शुरू कर दिया तो लोगों ने देखा कि इस व्यवसाय में ज्यादा फायदा है, तो बहुत ज्यादा लाइब्रेरियां खुलने लगी। अब क्या होने लगा कि फीस लोग कम कम करके कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे समझ, एकाधिकारी असामान्य लाभ मतलब लाभ से ज्यादा लाभ का कमा सकता है तो अल्पकाल के लिए, क्योंकि दीर्घकाल में बहुत सारे लोग उस तरह के व्यवसाय में उतर जाएंगे, ठीक है। कब कमा सकता है, अल्पकाल, ठीक। असमान लाभ प्राप्त कर सकता है। और एक चीज देखिएगा, इस प्रश्न का जो स्वरूप है इसके लिए एक चीज अर्थशास्त्र में यह भी मानकर चलता है, जब एकाधिकारी है, ये क्या है, एकाधिकारी है, तो एकाधिकारी चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, दोनों समयों में लाभ कमाता है। मैंने लाइब्रेरी के उदाहरण के आधार पर आपको अल्पकाल लगाया है, लेकिन ये हमेशा एकाधिकारी की बात कर रहा है। अगर ये कहता कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बाजार में, ठीक, अकेला कोई दुकान खोला है या कोई व्यवसाय किया है, जबकि उसमें और लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो वह उसका लाभ जो होगा असामान्य वाला वो कुछ समय तक होगा। लेकिन एकाधिकारी की जो शर्त है वो ये है कि इसमें कोई आ और जा नहीं सकता। उस आधार पर अगर देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए और बी दोनों सही होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने लाइब्रेरी के आधार पर ये माना कि भाई उस बाजार में बहुत सारे विक्रेता प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एकाधिकारी की शर्त ही यही होती है कि केवल एक विक्रेता रहेगा। समझ में आई बात। और जब एक रहेगा तो चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, दोनों में वह लाभ कमाएगा, ठीक। हाँ,
पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच पूर्ण प्रतियोगिता में शून्य होती है, इकाई होती है, अनंत होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए मांग की लोच, जल्दी से आप इसका क्या करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करिए क्या सही होगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता है तो अनंत होगी, क्या होगी, अनंत। आगे कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है। तो कहां होता, P बराबर MC, P बराबर MR बराबर LMC बराबर LAC, EMR बराबर EMC या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइएगा कि कहां होगा। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की टोटल शर्तें सभी सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। जब P बराबर MC हो जाए, कीमत और लागत बराबर हो जाए, P बराबर MR हो जाए, LMC मतलब सभी क्या है, सभी स्थितियों में क्या होगा, संतुलन स्थापित होगा, क्योंकि दीर्घकाल की बात कर रहा है। अगला, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य में तभी होगी जब P बराबर MC, PR बराबर MC बराबर प्राइस, EMR बराबर MC, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए दूसरा प्रश्न थोड़ा सा उससे अलग है, जल्दी से आप जवाब दीजिए कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कब संतुलन की बात करेंगे, जब EMR बराबर MC होगा, EMR बराबर MC। ठीक है, देखिए ये ग्राफ आप देखिएगा, ये आपका AR है, ये MR है, इस तरह से जाती है। जब EMC इसको नीचे से काटती तो यहां संतुलन स्थापित होता। क्या संतुलन मतलब इस बिंदु पर क्या होगा, उत्पादन होगा। और जब इसको यहां तक बढ़ाएंगे तो ये कीमत बताएगा कि प्रत्येक इकाई का कहां कीमत क्या निर्धारित होगी। अब अगर इसको ऊपर से AC को लेके चले जाएंगे तो इतने के बराबर हानि होगी। क्यों, क्योंकि मिल इतने रहा है, लागत प्रति इकाई इतनी आ रही है। यदि इसी को नीचे से लेकर जाएंगे तो इतना लाभ होता है। ठीक है, तो ये वक्र आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। आगे कह रहा कि सभी आर्थिक इकाइयां जैसे घरेलू फर्म साधनों के स्वामी इतनी छोटी होती हैं कि उनमें से कोई मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ नहीं होता। साधनों की गतिशीलता पर तथा मूल्य पर कोई सामाजिक रोक नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यह तीन मूलभूत शर्तें किसकी हैं? अच्छा, तीन मूल कह रहा है ये तीनों बातें किसके संबंध में सही हैं? फिर से पढ़िएगा। सभी आर्थिक इकाइयां इतनी छोटी छोटी होती हैं कि उनमें से कोई मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। जब मूल्य को प्रभावित नहीं करेगा तो जानिए पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है। साधनों की गतिशीलता तथा मूल्य पर कोई सामाजिक रोक छेक नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात है। ये किसका विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की। आगे, दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा x अक्ष के समानांतर होती है। अर्थात क्या होता है? मांग बेलोचदार होती है, मांग कम लोचदार होती है, मांग पूर्णतया लोचदार होती है, मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा मांग पूर्णतया लोचदार होती है। क्या होती है? पूर्णतया लोचदार होती है। हाँ ठीक, मांग पूर्णतया लोचदार होती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। ये स्वरूप, ये वक्र कैसा बनेगा? डी का स्वरूप ये होगा। ये पूर्णतया लोचदार की बात कर रहा है। पूर्णतया लोचदार पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं है। इस पे AR बराबर EMR होता है। AR बराबर EMR, इस तरह से AR बराबर EMR जब कह दे तो जान लीजिएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात कर रहा है। आगे, विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR अधिक हो, EMR दोनों जगह लिख दिया। देखिए टाइपिंग एरर है, ये क्या है? टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान देने की बात है। कौन सा प्रश्न? विभेदात्मक एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में यदि MR अधिक हो AR से,
ठीक है। अब यहां ये आर होना चाहिए था। ए आर से तो क्या होगा, जल्दी से देखिएगा। अच्छा, एम आर 1 और 2 दिया है, प्रश्न सही लिखे नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एम आर 1 लिखा है यहां पर प्रश्न में, जो यहां एम आर 2 लिखा है। अब बताइए, अब सही हो जाएगा, ठीक है। विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि एम आर 1 अधिक हो एम आर 2 से, तो एकाधिकारी कहां बिक्री करेगा? प्रथम बाजार में बिक्री नहीं करेगा, दूसरे बाजार में कम बिक्री करेगा, पहले बाजार का उत्पादन कम करके दूसरे बाजार में अधिक बिक्री करेगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है लेकिन मजेदार प्रश्न है, जान लीजिए ये क्या होगा। दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक करेगा, ठीक है, पहले बाजार में अधिक करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एमआर 1 अधिक है, एमआर 1 अधिक है, जहां मार्जिन सीमांत आय अधिक मिलेगी वहीं कोई भी उत्पादक अपने माल को बेचना चाहेगा। तो इस तरह से ये आपके 32 क्वेश्चन थे, समाप्त हो गए। आप जल्द बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं और इस तरह के प्रश्न, ठीक है, आपने पढ़ा है कितना। हर टॉपिक से मिला जुला ये मूल्य निर्धारण से सब प्रश्न था कि मांग की लोच का क्या होता है, आगत का क्या वहां मतलब होता है, निर्गत का क्या मतलब होता है, आय और लागत किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और सुनने के लिए जान लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं।